there are so many form factors, right? From XT, SMPS, AT SMPS, ATX SMPS. Okay, so I have taken a sample of ATX SMPS, and it is not that key. This is the only SMPS we have. Yeah, all SMPS follow this model. हर SMPS manufacturer अलग अलग डिजाइन को फॉलो करता है. It is not that कि this is the only model that ATX SMPS follows. There are different ATX SMPS models. I am discussing one of the model. Okay, so let's see what are the various sections of an ATX SMPS. So it is the first section, that is your rectifier section. Okay, we will talk about it one by one. Next is the filter. I think you are aware of these two sections, that is rectifier and filter. Okay, rectifier is basically having transformer and diodes to convert AC signal to DC signal. Okay, it's AC voltage to DC voltage. Then it goes to the filter section, and filter is generally used to remove ripples from the circuit. Okay, whatever supply you are getting, it will remove after rectifier section. It will simply remove the ripples from the rectifier. Okay, next is the SB stage. SB stage is basically standby stage. Okay, standby, it is basically used to generate plus 5 volt supply. And even if your PC is in standby mode, what happens when your PC in standby mode? SMPS stops supply to various sections of your motherboard to save power. Okay, say it will stop supply to hard disk drive, it will stop supply to PCI slots. So in this case, this SB voltage is supplied to all the important vital parts of the motherboard. Okay, so that it remains functional. ठीक है, SB वोल्टेज 5 वोल्ट का सप्लाई है जो कि हम देते हैं कंप्यूटर को इन ऑल सिनेरियोज. मतलब कि कंप्यूटर अगर स्टैंड बाई मोड में है तो उसके केस में क्या होता है कि बहुत सारा वोल्टेजेस आपके पीसी को नहीं मिल पाएगा. तो आप चाह रहे हैं कि उस केस में भी हमारा पीसी फंक्शनल रहे, कुछ सेक्शंस फंक्शनल रहे. जैसे कोई नेटवर्क से उस पीसी को एक्सेस करना चाह रहा है और पीसी इज इन स्टैंड बाई मोड. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उसके केस में क्या होगा कि आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा. तो ऐसे सेक्शन को, ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप लोगों को शायद याद होगा कि नेटवर्क कार्ड के साथ में एक अलग से वायर लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं WOL, अलग से उसका पावर सप्लाई आता है. उस वायर से आप कनेक्ट कर देंगे तो वेकॉन लैन. वेकॉन लैन क्या हो गया कि वो डेडिकेटेड 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, वो एसबी स्टेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, इनकेस की जैसे ही नेटवर्क से आपका पीसी स्टैंड बाई मोड में है और आपको जरूरत हुई कि भाई एसबी हमारा नेटवर्क से पीसी को कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो वापस वो स्टैंड बाई मोड से बाहर आएगा. तो या आपका पीसी दिखाई देता रहे नेटवर्क में तो एक अलग से सप्लाई WOL हम लोग देते रहते हैं ताकि SMPS को हमारा सप्लाई मिलता रहे. ओके, तो दिस SB stage is basically meant to provide supply during स्टैंड बाई मोड है ना. स्टैंड बाई मोड में भी ये सप्लाई देता रहे आपका पीसी, इसके लिए हम इसको रखते हैं सिस्टम में. ओके, तो इट इज stage that supplies 5 volt to your PC in all scenarios, even if your computer is not in standby mode. Okay, पूरी तरह स्विच ऑफ है तब तो ये नहीं ही देगा, तब फिर इसका कोई बात करने की हमको जरूरत नहीं है. But this stage is basically meant to give plus 5 volt supply when your PC in standby mode, not hibernation, standby mode. Okay, तो ये शुरुआती 3 सेक्शन है. सप्लाई यहाँ से आया, इसको एक पीपीटी से देखेंगे हम लोग कैसे कैसे जा रहा है. बस अभी एक कंप्लीट पिक्चर दिमाग में हो इसलिए वो एक स्लाइड में नहीं आ पाता, इसलिए वर्ड फाइल में रखा है इसको. तो वहां से ये जो एरो है, एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या जा रहा है. ठीक है, ये इधर से इनपुट आया 220 to 240 वोल्ट AC, इट गोज टू रेक्टिफायर सेक्शन, रेक्टिफायर सेक्शन से फिल्टर के पास गया, फिल्टर से एसबी स्टेज के पास गया, एसबी स्टेज डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया. साथ ही में ये सप्लाई, ये वायर यहाँ से निकल करके ये वायर यहाँ भी जा रहा है. ये एक आईसी है ना,
जो मैंने सैंपल लिया है DXSMPS का, वहां पे एक सिंगल आईसी था. दिस इज अ सिंगल आईसी दैट इज यूज्ड टू गिव दैट इज हैविंग 3 डिफरेंट सेक्शंस इन इट. एक ही आईसी में 3 सेक्शन उसमें बिल्ट था, बना हुआ था. तो क्या क्या था उसमें? तो इट कंप्राइजेज ऑफ एन एरर एम्पलीफायर. वी विल टॉक अबाउट इट व्हाट दिस एरर एम्पलीफायर इज, है ना. एंड नेक्स्ट इज द ऑसिलेटर. ऑसिलेटर था हमारा. थर्ड वन इज द पीजी स्टेज. ये 3 सेक्शन मतलब 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये ISMPS का. बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसके बिना एक SMPS के बारे में आप नहीं सोच सकते. ओके. तो एम्पलीफायर कई जगह और भी यूज किया है, जैसे कि यहाँ से फिर सप्लाई जो गया कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ देखिए फीडबैक. फीडबैक क्या होता है कि आउटपुट को ले जा करके डाल देना. दैट इज कॉल्ड फीडबैक. व्हेन यू कनेक्ट योर आउटपुट टू समवन्स इनपुट, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ओके. तो फीडबैक सिस्टम क्यों यूज करते हैं हम लोग? तो फीडबैक सिस्टम यूज करते हैं फॉर करेक्शन के आउटपुट वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं. भाई 5 वोल्ट मिलना था, 12 वोल्ट मिलना था, -5 वोल्ट मिलना था, तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम लोग फील्ड कर देते हैं टू एरर एम्पलीफायर और पीजी स्टेज. पीजी स्टेज के बारे में पहले भी हम लोगों ने बातचीत किया हुआ है. पीजी स्टेज इज बेसिकली यूज्ड टू और यूज्ड बाय द प्रोसेसर. प्रोसेसर हमेशा उसको सेंस करता है. पीजी स्टैंड्स फॉर पावर गुड. ओके. पावर गुड स्टेज है ये. तो पावर गुड स्टेज का क्या काम है कि इट गिव्स गेट्स फीडबैक from the output of the SMPS, or agar if it is SMPS is not able to give you required supply, then what will happen? It will automatically disasset it, unassert it, what say it will reset it और set it to zero. मतलब यहाँ जो 5 वोल्ट दिख रहा है, ये 5 वोल्ट नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? It will give you 0 वोल्ट, है ना. मतलब if it is not able to give +5 वोल्ट ऑफ सप्लाई, मतलब जो रिक्वायर्ड सप्लाई जो डिफाइंड रेंज में है, अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसको जीरो कर देगा. जीरो कर देगा तो SMPS के पीजी पिन को हमेशा रीड करता रहता है. कौन रीड करता रहता है? तो योर प्रोसेसर रीड्स दिस पिन. उसको सेंस कर देता है कि पीजी क्या है, पीजी क्या है. इफ इट इज पीजी इज low, it means there is something wrong with the output, so reset the PC. तो हम लोगों ने देखा था कि अगर पीसी बार बार रीसेट हो जा रहा था, there is something wrong with input supply. इनपुट प्रॉपर नहीं, इसलिए SMPS का आउटपुट प्रॉपर नहीं है ना. या there is something wrong with the SMPS. तो this PG stage is basically, अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें तो बोलेंगे कि एक फ्लैग रजिस्टर है, या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों भी समझते होंगे फ्लैग रजिस्टर. किसी कंडीशन को डिनोट करने के लिए. इट इज आइदर हाई और इट इज लो. व्हेन इट इज हाई इट विल गिव यू +5 वोल्ट सप्लाई, एंड व्हेन इट इज लो इट विल गिव यू 0 वोल्ट सप्लाई, है ना. तो प्रोसेसर रीसेट्स योर पीसी इफ इट इज गिविंग 0 वोल्ट सप्लाई. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द आउटपुट यू आर गेटिंग. आपका आउटपुट सही है कि नहीं है. ये फीडबैक इसलिए इससे कनेक्टेड है. ये फीडबैक गया पीजी को, पीजी अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है या 1 करना है. दिस इज द रोल ऑफ पीजी स्टेज. ओके. नेक्स्ट इज योर एरर एम्पलीफायर. अगर पीजी स्टेज का बात करना है तो पीजी आउटपुट आपका रहता है ग्रे कलर का एक वायर रहता है SMPS से निकलता हुआ, जो कि आपका पीजी सप्लाई करता है, जो +5 वोल्ट जनरली रहता है. लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है SMPS में तो वो 0 हो जाएगा. ओके. एरर एम्पलीफायर क्या है? तो एरर एम्पलीफायर बेसिकली एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका काम है एरर वोल्टेज जनरेट करना. एरर वोल्टेज जनरेट करने का मतलब क्या है? तो एरर वोल्टेज मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज होना था 5 और वो 5.5 है ना, तो वो एरर एम्पलीफायर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आप लोग जानते हो, पैम्प पढ़ा होगा आप लोगों ने. इट इज समथिंग लाइक ट्राइंगल ट्राइडम, ठीक है ना, ऐसा करके एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर. और आप लोगों ने एम्पलीफायर को देखा होगा ओपन लूप, क्लोज लूप. तो एक उसको उसके एक टर्मिनल को वी रेफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं. वी कनेक्ट इट्स वन टर्मिनल टू वी रेफरेंस. ओके. वी रेफरेंस से जब कनेक्ट हो गया, और मतलब वी रेफरेंस मतलब 5 वोल्ट पे कर दिया, उसका दूसरा पॉइंट पे यहाँ से सप्लाई आ रहा है जो कि 5 या 4 या 4.5 या 5.5 ऐसा हो रहा है. तो दोनों को कंपेरेटर, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपेरेटर.
तो दोनों को कंपेयर, वी रेफरेंस से कंपेयर करेगा ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको। अगर वो ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली आउटपुट में चेंजेस आएगा, और अगर कम है तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ का जो वोल्टेज आउटपुट आपका जा रहा था +5 वोल्ट का, उसका फीडबैक क्या है, +5 है, ऊपर उससे ज्यादा है या उससे कम है। ज्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा और कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो एज कंपेरेटर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। एरर एम्पलीफायर में क्या है, तो इट इज बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड विच इज यूज्ड एज कंपेरेटर। ओके, तो वो वी रेफरेंस मतलब रेफरेंस वोल्टेज कितना होना चाहिए, उससे एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल पे वो फीडबैक डाल दिया कि भैया इतना आ रहा है, दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव वोल्टेज, कम आ रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज, ऐसा करके वो जनरेट करेगा। बेस्ड ऑन दिस वो जो भी सिग्नल है वो किसको भेज देगा, तो इट विल सेंड दिस करेक्शन वोल्टेज टू द ऑसिलेटर सेक्शन, है ना। ऑसिलेटर सेक्शन आप लोग जानते होंगे कि ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी लेता है एंड एसी देता है। ऑसिलेशन मतलब इट विल जनरेट सम वेव फॉर्म, है ना। आप डीसी सप्लाई दे दीजिएगा, वो कांस्टेंट, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बस ऑसिलेटर का काम है कि ऑसिलेट पॉजिटिव नेगेटिव। ऑसिलेटर सर्किट सर्किट क्या है, ट्यून्ड सर्किट होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ your capacitor, it consists of coil and supply। तो कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से और डायरेक्शन बदलता रहता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव वेव फॉर्म, नेगेटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव मतलब साइन वेव वो जनरेट कर देगा। तो एक्सीलेटर इज अ सर्किट that accepts DC supply and it gives you AC output। वो आपको AC आउटपुट देता है ऑसिलेटर सेक्शन, है ना। तो ऑसिलेटर सेक्शन को हम लोग करते किस लिए इस्तेमाल है, तो इट इज यूज्ड टू जनरेट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ये कुछ फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं आप लोग विजिबल है कि नहीं है, यहाँ पे छोटा सा छोटे फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है 10 to 20 kHz। ओके, 10 to 20 kHz। What this 10 to kill? Why this 10 to 20 kHz? So this oscillator section basically generates 10 to 20 kHz of frequency. Okay, मतलब 10 से 20 का रेंज है, उसके बीच में जैसा एरर वोल्टेज मिलेगा उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा। ये 10 to 20 kHz ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? वाई दिस? हम तो आज तक जो ट्रांसफार्मर देखा था वो 50 हर्ट्ज पे काम करता था हमारा, तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी क्यों? तो इस एसएमपीएस में एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग कार्बन कोर ट्रांस, जो कि हम लोग एसएम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। एंड दिस एसएम ट्रांसफार्मर बेसिकली इज मेड अप ऑफ, यहाँ नीचे में आप देखेंगे डायग्राम में दिया हुआ है, सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ so this is your SM transformer basically। तो SM ट्रांसफार्मर इज अ कार्बन कोर ट्रांसफार्मर। कार्बन कोर ट्रांसफार्मर होने की वजह से क्या होता है कि it will simply work only if you give रे फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 to 20 kHz। उससे कम दीजिएगा तो इट विल नॉट वर्क, मतलब 50 हर्ट्ज दे करके आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ये वर्क करेगा, नो इट विल नॉट वर्क। ओके, तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का सैचुरेशन सुना होगा। तो अगर ट्रांसफार्मर को हम एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट नथिंग आउट और नो आउटपुट फ्रॉम द एसएमपीएस। एसएमपीएस से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके आउटपुट नहीं मिलने का रीजन क्या है, तो एसएमपीएस को या ट्रांसफार्मर को वर्क करने के लिए एसी सिग्नल चाहिए होता है। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये एसएम ट्रांसफार्मर जो है दो पॉइंट्स कनेक्टेड है, +150 वोल्ट डीसी एंड -150 वोल्ट डीसी। तो ये प्लस माइनस दोनों डीसी मिल रहा है। तो अगर हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देंगे तो ये सैचुरेट कर जाएगा एंड इट विल नॉट गिव यू एनी आउटपुट। ओके, यू विल नॉट गेट एनीथिंग in its output side। Okay, so to make it functional, what you need to do, you need to give AC signal, and how much AC signal means some frequency is required। Okay, how much frequency is required to make this SM transformer functional? It needs minimum of 10 kilohertz। 10 kilohertz से नीचे वो काम नहीं करेगा, है ना। So it works within the range of 10 to 20। तो बाय एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो एरर एम्पलीफायर हम लोगों ने देखा, एरर एम्पलीफायर के सिग्नल के बेसिस पे कि व्हाट इज द सिग्नल वी आर गेटिंग, उसके बेसिस पे यहाँ पे वो करेक्शन वोल्टेज ऑसिलेटर को भेजता है और अकॉर्डिंगली ऑसिलेटर अपने फ्रीक्वेंसी में
चेंजेस करता है, और चेंज करके किसको देता है? तो देर इज वन एम्पलीफायर, है ना। तो व्हाट एन एम्पलीफायर इज? तो एम्पलीफायर इज device, electronic device that is basically used to increase the strength of signal, है ना। जो सिग्नल जनरेट हुआ उसका स्ट्रेंथ काफी कम है, मतलब स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड काफी कम, ओके। तो एम्पलीट्यूड से 2 वोल्ट का है और उतने में मेरा काम नहीं चलेगा, तो वी नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, सो वी नीड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। So what is the device that performs this operation? It is your amplifier. तो एम्पलीफायर यहाँ पे 2 T1 T2 लिखा हुआ है, मतलब ट्रांजिस्टर्स आ गए, 2 ट्रांजिस्टर्स है जो कि आपके एम्पलीफायर सेक्शन में काम कर रहा है, ओके। तो एम्पलीफायर सेक्शन क्या कर रहा है? जो भी सिग्नल मिला उस सिग्नल के स्ट्रेंथ, जैसे ये मान लेते हैं कि ये एम्पलीट्यूड था उसका 2 वोल्ट, तो एम्पलीफायर से होके गुजरा तो इट विल बिकम से 4 वोल्ट्स, ओके। तो एम्पलीफायर सेक्शन का रोल जो है किसी भी सर्किट में वो ये है कि इट विल प्रोवाइड यू सिग्नल विच इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो सिग्नल को इंक्रीज किया और इंक्रीज करके हम लोग जो है वो अगले स्टेज में पहुंच गए। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं ड्राइवर स्टेज, है ना। तो व्हाट ड्राइवर स्टेज इज? तो ड्राइवर स्टेज इज बेसिकली used for matching of impedance or impedance matching. So what is the meaning of impedance? Impedance means internal resistance, okay। मतलब कि एक सर्किट में कैपेसिटर भी होगा, रजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, ट्रांजिस्टर भी होगा, ट्रांसफार्मर्स भी होगा। तो इन सभी के सबको जोड़ करके जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, है ना। एवरी डिवाइस ऑफर सम रेजिस्टेंस, ओके। सो सबके रेजिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस मतलब इस साइड के सर्किट को अगर मान लेते हैं एम्पलीफायर या इधर ऑसिलेटर सेक्शन जो है इसको मैं इनपुट साइड मान लूं, और इस साइड को मैं उसके दूसरे साइड जो सर्किट है इस साइड को अगर मान ले या इस साइड को मान लो, ये आउटपुट साइड को हमारा। सो इम्पीडेंस मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस, तो इनपुट साइड मतलब इस साइड का जो रेजिस्टेंस है और इस साइड का रेजिस्टेंस। तो इफिशियंसी बेस्ट चाहिए आपको। इफिशियंसी मतलब इनपुट बटे आउटपुट, जो इनपुट दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिल रहा है आप लोगों को। तो इफ अ बाइक can run up to 80 kilometers on when you fill up 1 liter of petrol, and another bike runs 50 kilometers with on 1 liter of petrol, तो we will say कि वो बाइक जिसको कि हम 80 किलोमीटर से ड्राइव कर पा रहे हैं 1 लीटर में, that is more efficient, okay। तो to be more efficient you need to have मैचिंग इम्पिडेंस, है ना। मतलब जीरो इम्पिडेंस, दोनों का इम्पिडेंस मैच करता हुआ अगर रहे, मान लेते हैं कि ये 100 ओम से और इधर भी 100 ओम हम कर दें, या ऐसा कुछ करें कि दोनों मैच कर जाए, तो उसके लिए हम लोग एक सेक्शन का यूज करते हैं। तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए सेक्शन इज यूज और स्टेज इज यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर स्टेज, ओके। इट कंप्राइजेस ऑफ फ्यू ट्रांजिस्टर्स एंड इट कंप्राइजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ओके। ये ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर मिलकर के एक स्टेज बना रहा है जिसका काम है इम्पीडेंस को मैच करना। ये अगला जो इसके बाद में आएगा, यहाँ से सिग्नल यहाँ पहुंचा, ये ट्रांजिस्टर से होते हुए ड्राइवर ट्रांसफार्मर तक पहुंचा जिसका काम है दोनों साइड के, इस साइड और इस साइड के इनपुट को इम्पीडेंस को मैच करना। फाइनली इट विल गो टू अनदर स्टेज ऑफ एम्पलीफायर, है ना। यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर का यूज किया हुआ है, आप लोगों को आई होप आइडिया होगा पुश पुल एम्पलीफायर का, जस्ट हम लोग उतना डिटेल में ही जाना है इसके। तो पुश पुल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें 2 स्विचेस जैसा काम करता है, 2 ट्रांजिस्टर 2 स्विच के जैसा काम करता है। एक बार T1 वर्क करेगा उस समय T2 ऑफ रहता है, दूसरे हाफ में T2 वर्क करेगा एंड T1 ऑफ रहेगा। ऐसे क्या होगा, लोड का शेयरिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहता है। That's why the name push pull amplifier, okay। तो ये क्लास B एम्पलीफायर है एंड इसका भी काम एक एम्पलीफायर जैसा ही है कि जो भी सिग्नल आया उसको फर्दर और एम्पलीफाई कर दें। कौन सा सिग्नल आ रहा है, तो वो 10 to 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट
sending this to your SM transformer. So what SM transformer is receiving as input? First thing it is receiving is 10 to 20 kilohertz of frequency. That it doesn't matter what is the voltage, है ना, बहुत voltage से मतलब नहीं है क्योंकि उस voltage पे work नहीं कर रहा, उसके frequency से उसको मतलब frequency क्या मिल रहा है, मतलब उसको ये है कि यहाँ पे उसको सप्लाई क्या मिल रहा है, तो ये 150 वोल्ट डीसी सप्लाई प्लस 150 वोल्ट एंड माइनस 150 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये एक मिरर टाइप का आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे 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 करके किया हुआ है। तो बेसिकली इट इज नोन एज फ्लोटिंग नेगेटिव, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी सर्किट में इस तक आप देख रहे हैं कि जो हाई वोल्टेज नेगेटिव सिग्नल कहीं से या वोल्टेज घूम रहा है सर्किट में, तो दैट इज नोन एज फ्लोटिंग नेगेटिव। ओके, तो फ्लोटिंग नेगेटिव हमारा क्या है? तो फ्लोटिंग नेगेटिव हमारा यहाँ ये दोनों सप्लाई कहाँ से मिला? ये सप्लाई रेक्टिफायर सेक्शन से निकल करके प्लस 150 वोल्ट, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, फिल्टर स्टेज से भी उठा के ला सकते हैं, आप इसको फिल्टर के बाद भी दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ से 150 वोल्ट का प्लस एंड नेगेटिव, नेगेटिव जो आया वो फ्लोटिंग नेगेटिव के नाम से जाना क्या है, बोला जाता है उसको, है ना। एंड इट गोज टू द योर एसएम ट्रांसफार्मर। तो एसएम ट्रांसफार्मर को एज इनपुट जो मिला वो 150 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट एंड प्लस 30 वोल्ट का सप्लाई, एंड दूसरा जो मिला उसको वो 10 टू 20 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिला। ओके, तो ये जो इतना सारा सर्किट था, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर से होकर के एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से ड्राइवर स्टेज, ड्राइवर से फिर एम्पलीफायर, ये सब जो बना है उससे पहले एक एरर एम्पलीफायर भी है। इन सब को मिल करके जो ये मिल करके काम कर रहा है, इट इज बेसिकली जनरेटिंग द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एसएम ट्रांसफार्मर। रिमेंबर इट, यू नीड टू गिव एसी सिग्नल, मतलब अगर आप एसी इनपुट दे रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर को, तब तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू आर सप्लाइंग एसी। बट अगर किसी को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया आपने, इट विल वर्क ओनली इफ when you give AC input to it. And SM transformer is a special case. It needs 10 to 20 kilohertz of frequency for making or for giving output. Okay, so उसके लिए हम लोग इतना high frequency signal generate कर रहे हैं। तो इसको मिल गया on the basis of this input signals, that is 150 volts plus minus 150 volt and this 10 to 20 kilohertz of frequency, it will give you, obviously there are so many types of transformer, step up, step down transformer. Definitely this transformer is stepping down the signal, that is what we are getting 12 volt, we are getting 5 volt, we are getting 3.3 volt। okay, तो यहां से जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर से मिल गया 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का सिग्नल मिल गया। अब इसको फिर फाइनली फिल्टर किया गया, फिल्टर करके लाइन फिल्टर्स आते हैं जो भी रिपल्स उसको हटाएगा, एंड उसको रिमूव करने के, रिपल्स को रिमूव करने के बाद में इट विल गो टू द कन्वर्टर सेक्शन। ये कन्वर्टर सेक्शन का क्या काम है? ये कन्वर्टर सेक्शन फाइनली प्लस 5 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव तो ऑलरेडी जो मिल रहा होगा पॉजिटिव ही ट्रांसफार्मर से मिल रहा होगा, नाउ इट इज कन्वर्टिंग टू, दोनों तरह का चाहिए हमको, पॉजिटिव भी चाहिए नेगेटिव भी चाहिए, so it is giving you plus and minus voltage supply. The converter is basically changing the polarity, मतलब दोनों तरह का polarity generate कर रहा है, और ये DC सप्लाई आपको फाइनली दे रहा है। एक SMPS को अगर मैं बोलूं कि क्या करता है, तो एक SMPS 220 वोल्ट का या 240 वोल्ट का AC सिग्नल लेता है, AC इनपुट लेता है, और and it provides 12 volt plus minus 12 volt plus minus 5 volt and plus 3.3 volt of output supply। okay, तो finally ये जो supply है it will again send to the error amplifier and PG stage, based on the quality of output required correction will be made by the error amplifier, and again the cycle will continue। ये process चलता रहेगा, ये process चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, एंड ये फीडबैक पीजी को भी चलता रहेगा। पीजी अपने आप को हमेशा प्लस 5 वोल्ट पे मेंटेन रखता है, मतलब हाई सिग्नल पे मेंटेन रखेगा। अगर लगेगा कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल है इट इज नॉट गुड, 10 वोल्ट आ रहा है 12 की जगह 9.5 आ रहा है, या 14 वोल्ट आ रहा है, या 5 की जगह 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है, या 6 वोल्ट आ रहा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली टर्न इट टू 0 वोल्ट, पीजी सिग्नल को वो 0 वोल्ट कर देता है। ठीक है, so these are various